गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन इस यूट्यूब में, जहां पर आप जानेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। क्यों हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। सबसे पहले बात करते हैं सरचार्ज का। ओके, SURCHARG, सरचार्ज। सरचार्ज का सीधा सा मतलब होता है अधिभार। अधिभार क्या होता है? अधिभार ये समझिए। देखिए, क्या होता है कि सरकार जो है अपने राजस्व की उगाही या राजस्व को संग्रहित करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के तरकीबों का इस्तेमाल करती है। उसमें से टैक्स तो होता ही है, लेकिन विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों और कंपनियों पर कभी कभी अधिभार भी लगाया जा सकता है। तो अधिभार जो है एक प्रकार का अतिरिक्त शुल्क है। समझ लीजिए, एक प्रकार का अतिरिक्त शुल्क है। ओके, वाई? और ये क्या होता है? मतलब जो कि कर के ऊपर कर, कर के ऊपर कर, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज नॉन एज सरचार्ज। और ये ध्यान रहे, ये प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। क्योंकि जनरली एक निश्चित इनकम के पश्चात, अगर सपोज आपका इनकम 1 करोड़ है, उस पर 30% का टैक्स लगता है, तो 30 लाख रुपया आपको टैक्स के रूप में चुकाना पड़ रहा है। और इस 30 लाख पर फिर एक टैक्स लगेगा। इस टैक्स को आप सरचार्ज के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्तमान समय में 1 करोड़ से अधिक की जो कर योग्य आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर अपने करों का 15% सरचार्ज के रूप में भुगतान करना पड़ता है। जबकि 1 करोड़ से जो कम कमाई करने वाले जो पार्टनरशिप फॉर्म है, उनको 12% का जिनकी कमाई 1 करोड़ से लेस है, 1 करोड़ से लेस है, उनको 12% सरचार्ज। और जिनकी कमाई 1 करोड़ CR से ज़्यादा है, उनको 15% का सरचार्ज चुकाना पड़ता है। इसके जस्ट एक और होता है सेस, जिसको उपकर बोलते हैं। उपकर, सेस का मतलब क्या है? ये भी एक लेकिन ये एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए। ओके, ये विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। और जिस विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और इससे जो मिलने वाली जो राशि होती है, उसको उसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च करना पड़ेगा। किसी और के लिए आप उस शेष का उपभोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शेष जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, जबकि सरचार्ज ओनली एंड ओनली, ठीक है, किस पे लगता है? केवल और केवल डायरेक्ट टैक्स पे लगता है। अगला बात करते हैं हम लोग टैक्स बायोन्सी की। टैक्स बायोन्सी, टैक्स बायोन्सी हिंदी में कहें तो कर उत्प्लावकता। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायोन्सी के बारे में, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बस उसी से जोड़ के है कि राष्ट्रीय आय का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के संबंध में, और उस मतलब एक तरफ से GDP और टैक्स रेवेन्यू में क्या रिलेशन है, दोनों में आखिर क्या रिलेशनशिप है, दैट कुड बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टैक्स बायोन्सी। जैसे कि कर के ढांचे में सुधार करना, टैक्स स्ट्रक्चर में तब्दीली करना, उसको ठीक ढंग से मैनिपुलेट करना, कर वसूली को इफ़ेक्टिव बना देना, जिससे कि राजस्व में जो परिवर्तन आ जाएगा। विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट, ध्यान रहे, विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट, इफ देयर इज ए इंक्रीमेंट इन टैक्स रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू GDP, दैट इज नॉन एज टैक्स बायोन्सी। तो कह सकते हैं कि GDP की 1% वृद्धि होने पर, GDP की 1% वृद्धि होने पर टैक्स बायोन्सी जो होगा वो 1% से अधिक वृद्धि होती है। अगर GDP में 1% का वृद्धि हो रहा है
तो टैक्स बायोंसी जो होगा, यानी टैक्स की जो राजस्व होगा उसमें 1% से अधिक की वृद्धि होगी, तो इसको आप टैक्स बायोंसी कह सकते हैं। टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन, सबसे पहली बात हिंदी में जान लीजिए, कर अवंचन बोलते हैं इसको। कर अपवंचन एक प्रकार का चोरी है, एक प्रकार का इलीगल एक्टिविटी है जो टैक्स से बचने के लिए वैधानिक रूप से जो आपको टैक्स चुकाना चाहिए उसमें आप क्या करते हैं, एक तरह से इलीगली रूप से टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, कर जो टैक्स रिटर्न है उसको फाइल नहीं करते हैं, या जानबूझकर अपने आय का जो ब्यौरा है वो गलत देते हैं, या अपने आय को एक निश्चित सीमा के बाद आप नहीं बताते हैं, ओवरऑल टैक्स को चोरी करते हैं। टैक्स को चोरी करना टैक्स इवेजन कहलाता है, और ये आप जान लीजिए लीगल नहीं है, ये इलीगल है, कानूनी दंड मिलेगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या है तब? टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस जिसको हिंदी में आप कर बचाव कहते हैं, कर बचाव। सबसे पहली बात, कर बचाव ये लीगल है। होता क्या है कि टैक्स के एक निश्चित स्लैब में आने के पश्चात आपके पास ढेर सारे विकल्प होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने टैक्स जो स्लैब है उससे आप नीचे आ सकते हैं। एक निश्चित इनकम होने के पश्चात भी आप अगर चाहें तो अपने आप को टैक्स से बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कानूनी सहारा लेकर कुछ मतलब अपनी संपत्ति या अपनी आय को इस प्रकार से आप व्यवस्थित कर लेते हैं जिससे कि वह कानून जो है आप कानूनी रूप से कर के दायरे में नहीं आते हैं और आराम से आप टैक्स बचा लेते हैं, और ये पूरी तरह से लीगल है, दिस इज़ लीगल, ठीक है। इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स शिफ्टिंग। टैक्स शिफ्टिंग जिसको हिंदी में करते हैं कर विवर्तन। टैक्स शिफ्टिंग का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया समझिए जिसके अंतर्गत क्या होता है, कर चुकाने का जो दायित्व है जिसको मतलब चुकाना है वो खुद ना चुका के किसी और पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देता है, लेकिन वह कर चुकाता नहीं है बल्कि कर चुकाने का जो दायित्व है वो उसका हस्तांतरण किसी अन्य पर, मतलब ए व्यक्ति को अगर टैक्स चुकाना है और वो टैक्स का भार किसी और व्यक्ति पर शिफ्टेड कर दे, तो समझ लीजिए एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से करता है तो ये टैक्स शिफ्टेशन है। एक कभी कभी चर्चा में रहता है टैक्स हेवन क्या है। ये टैक्स हेवन्स मतलब एक तरह से कह लीजिए कर आश्रय। टैक्स हेवन कर आश्रय, कर आश्रय का सीधा सा मतलब होता है बहुत से ऐसे देश होते हैं, ठीक है, जिसमें कि विदेशी नागरिकों को या निवेशकों को या फिर इंडस्ट्री वाले बड़े बड़े लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाती है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आपको किसी प्रकार का मतलब टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा या बहुत कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल समझ लीजिए कि वो अपनी बचत को इन देशों में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से दूसरे देशों में पूंजी निवेश करते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये टैक्स की भारी चोरी होती है। इसको बचाने के लिए बेस इरोशन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, BPSE आप जानते होंगे, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में चर्चा चल रही है। और अभी तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात भी हो रही है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स की बात भी हो रही है कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में इसको किस तरह से लागू किया जा सके। चलिए अगला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग हिंदी में भी एंटी डंपिंग ही बोलते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एंटी डंपिंग, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी नाम से स्पष्ट होता क्या है कि सपोज दिस इज़ ए कंट्री ए, दिस इज़ कंट्री बी, कंट्री बी ने कुछ सामान इस देश में बेचा, यानी सीधा सीधा कहे तो निर्यात किया कि आयात किया, निर्यात किया कि आयात किया, ध्यान से बोलिए। इस कंपनी बी ने या देश ए ने बी में कुछ सामान 100 रुपया इसके यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग दाम था, लेकिन इसने यहाँ पर आके इसको 90 रुपये में बेच दिया। तो 10 रुपया का जो आपने यहाँ पर एक तरह से कम कीमत पर ए को बेचा है, तो इसमें आयातक देश जो है अपने
घरेलू निवेशकों को या घरेलू दुकानदारों को या घरेलू उत्पादक को बचाने के लिए एक तरह से सुरक्षात्मक कदम उठाता है, और आयात पर एक तरह से जो जिसको एक्साइज ड्यूटी कहते, इम्पोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर क्या बोलते हैं उसको, कस्टम ड्यूटी, यस कस्टम ड्यूटी जो लगाया जाता है वो बढ़ा दिया जाता है। तो शॉर्ट में समझा देते हैं, आयातक देश जो है वो निर्यातक देश के द्वारा अधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। निर्यातक देश द्वारा सस्ते और कच्चे माल और हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चीज़ों को बहुत ही जो अंतिम जो प्रोडक्ट होता है, जो उस प्रोडक्ट की कीमत को जानबूझकर गिराकर दूसरे देश में बेचा जाता है, जिससे उस देश में बहुत ही सस्ता में वो माल पहुंच जाता है। तो एंटी डंपिंग के माध्यम से विदेशी उत्पादकों के मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि की जाती है, जिससे स्थानीय उत्पादक विदेशी उत्पाद के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बना रहे। ओके, अब आते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है? इसको प्रतिकारी शुल्क कहते हैं। प्रतिकारी शुल्क, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है एक तरह से एंटी डंपिंग जैसा ही नेचर का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है, इसको एंटी सब्सिडी बोलते हैं। एंटी सब्सिडी ड्यूटीज़ क्या होता है ना, बहुत से जो निर्यातक देश होते हैं वो अपने यहाँ प्रोडक्ट की चीज़ों को बहुत प्रकार के सब्सिडी देकर सस्ता बना देते हैं, जिससे वो विदेश में जब जाता है या दूसरे देशों में जाता है तो वो उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है, जिससे वहाँ के देश वाले जो होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का प्रोडक्ट और बाहर से आने वाले प्रोडक्ट के बीच का जो प्राइस का जो डिफरेंसेस होता है वो बहुत गहरा होता है, जिससे आयातक देश पिछड़ जाता है। ऐसी इसमें क्या होता है कि आयातक देश के द्वारा एक तरह से नकारात्मक सब्सिडी को प्रभावित करने के लिए या प्रभाव को कम करने के लिए उस पर एक शुल्क लगा दिया जाता है, जो कि निर्यातक देश के द्वारा अपने उत्पादकों को अधिक निर्यात करने के लिए जो प्रदान की गई है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। यही है एंटी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। अब आते हैं लेफर वक्र के बारे में। लेफर वक्र, ये लफर का अर्थ क्या होता है? सीधा सा मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इधर आप टैक्स रेट लिख दीजिए और इधर आप लिख दीजिए कर का दर, कर की दर। दोनों के बीच में ग्राफ कीजिए। अगर यहाँ से देखिएगा तो एक निश्चित जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित टैक्स रेट के बाद टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो फिर गिरने लगता है। ठीक है, तो टैक्स का कलेक्शन एक निश्चित सीमा के पश्चात बढ़ेगा और उसके बाद भी गिरना स्टार्ट होगा। मतलब राजस्व की जो प्राप्ति है और कर के दर के बीच एक संबंध है। इस संबंध को आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक निश्चित इष्टतम दर पर, मतलब एक ऑप्टिमम दर पर उच्चतम राजस्व की प्राप्ति होगी, लेकिन एक इष्टतम प्राप्ति के पश्चात फिर टैक्स अगर आप बढ़ाइएगा तो आपको टैक्स की प्राप्ति नहीं बल्कि टैक्स की कमी होने लगेगी। ठीक है, कर वंचन शुरू हो जाएगा, लोग टैक्स बचाना शुरू कर देंगे, टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे अगर आप अधिक से अधिक टैक्स लगाइएगा, और बहुत निम्न कर लगाइएगा तो आपका टैक्स राजस्व भी कम हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग घाटा पढ़ते हैं, घाटे के प्रकार। घाटे के प्रकार, भारत सरकार का बहुत सा घाटा होता है, उस घाटे में जान लेते हैं। देखिए, घाटा तो ऐसे तो जैसे वित्त के आधार पर, विनिमय के आधार पर पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे जनरली आप राजस्व घाटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी राजस्व घाटा, उसके बाद फिर पढ़ेंगे राजकोषीय घाटा, उसके बाद फिर सकल राजकोषीय घाटा, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे प्राथमिक घाटा, और फिर पूंजीगत घाटा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि ये बजट घाटा होता क्या है। सीधी सी बात है, अगर आपकी कमाई ही आपके खर्च से ज़्यादा होने लगे
तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी प्राप्ति लेस देन व्यय, तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए बजट घाटा है। बजट प्राप्ति इज़ लेस देन बजट व्यय, दैट मीन आपकी स्थिति बजट घाटे वाली है। तो हो सकता है कि बैलेंस बजट हो सकता है कि घाटा डेफिसिट बजट हो, और हो सकता है कि सरप्लस बजट हो। तो ये दोनों जब बराबर रहेगा, जब आपकी प्राप्ति और जब आपका खर्चा दोनों बराबर हो। डेफिसिट कब होगा? जब आपकी प्राप्ति जो है आपके व्यय से कम हो, जब आपकी प्राप्ति आपके व्यय से ज़्यादा हो तो सरप्लस होगा। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जिसको राजस्व घाटा बोलते हैं। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट आरडी, ये जो होता है वो सीधा सा मतलब है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। ओके, यही है राजस्व घाटा। मतलब आपका अगर राजस्व व्यय अगर बड़ा है राजस्व प्राप्ति से, तो ऐसी स्थिति में राजस्व घाटा की बात होती है। तो आप इसको कम कैसे कीजिएगा? कम करने का सीधा सा तरीका है, या तो आप राजस्व व्यय को घटाइए, अच्छी तरह से योजना बनाइए, अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको मेंटेन कीजिए, या फिर आप बाहर के देशों से रिजर्व बैंक से लोन ले लीजिए, या फिर आप अपने जो शेयर को बेचिए, डिसइन्वेस्ट कीजिए, परिसंपत्ति का निर्माण कीजिए, हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी अवधारणा 2011 और 12 में आई थी। ठीक है, देखिए मतलब होता क्या कि राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के सारे व्यय शामिल हो जाते हैं, अर्थात वैसे व्यय भी जो राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दिया गया व्यय वो तो ठीक है, लेकिन वही अनुदान अगर विकासात्मक कार्य में लग जाए, विकासात्मक कार्य करे, या फिर परिसंपत्तियों का निर्माण करे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये राजस्व घाटा है? तो उसको ठीक से मेंटेन करना पड़ना जरूरी है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि जो भी विकासात्मक अनुदान या विकासात्मक कार्य किया गया है, या जो भी राज्य को अनुदान दिया गया, उसमें से जो हिस्सा परिसंपत्तियों का निर्माण करता है उसको हटाइए पहले, तब आपको एग्जैक्टली सही रूप से पता चल पाएगा कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो निकालना है, तो आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर निकालना है ERD, तो इसमें आपको जो राजस्व घाटा है उसमें से पूंजी परिसंपत्ति जो होता है, या जो पूंजी का जो निर्माण करता है, पूंजी निर्माण वाले व्यय को माइनस कर दीजिए, बस आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। अगला है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, देखिए आपने अभी अभी पढ़ा राजस्व घाटा क्या होता है, जिसमें कि राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को हम लोग कह सकते हैं कि मतलब आप कह सकते हैं कि आपका राजस्व व्यय ज़्यादा है राजस्व प्राप्ति से, तो आपको राजस्व घाटा हो रहा है। उसके बाद आपने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, जिसमें कि आपने ये जाना कि जो राजस्व घाटा होता है जिसमें अनुदान भी शामिल होता है, राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अनुदान केवल और केवल दिनचर्या के कार्यों में प्रयोग किया जाए। हो सकता है कि राज्यों के द्वारा उससे कुछ परिसंपत्तियों का सृजन किया जा रहा हो, तो हो सकता है उसमें अगर जो परिसंपत्तियाँ सृजित कर रही है
उसको अगर आप हटा देते हैं राजस्व घाटा से तो आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। तो बात करें अगर राजकोषीय घाटा की, तो इसको किस समिति के द्वारा लाया गया था, तो ये इसको सुखमय चक्रवर्ती सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा राजकोषीय घाटा की बात की जा रही थी 1985 के मौद्रिक नीति में, 1985 में। इस संबंध में क्या बताएंगे हम आपको, मतलब समझ लीजिए कि राजकोषीय घाटा जो है ना, सरकार का सभी खर्चा जितना भी व्यय होता है और सभी प्राप्तियों का एक तरह से लेखा जोखा होता है। मतलब राजकोषीय घाटा जो है वो कुल व्यय और कुल प्राप्ति, मतलब जो फिजिकल डेफिसिट नहीं, ये आपको फिजिकल डेफिसिट जो आपने पढ़ा एफडी, फिजिकल डेफिसिट जो होता है ना, सभी प्रकार की सभी प्राप्तियाँ, सब प्राप्तियाँ, कुल राजकोषीय प्राप्ति है या कुल राजकोषीय व्यय जो होता है उसमें से आपने क्या किया, अपनी राजकोषीय प्राप्ति को घटा दिया, सभी प्राप्ति जिसमें राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, सब प्राप्ति को घटा दिया तो आपको जो कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें केवल और केवल उधार की प्राप्तियों को छोड़कर जो कुछ आप निकालते हैं वही होता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो वास्तव में कुल सार्वजनिक व्यय में से उधार और अन्य जो देयताएं हैं उसको छोड़कर कुल सार्वजनिक आय को घटा दिया जाता है। तो ये व्यय है माइनस प्राप्ति। लेकिन इस प्राप्ति में याद रखिएगा एक बात, इस प्राप्ति में आपको किन चीज़ों को शामिल नहीं करना है, तो इस प्राप्ति में आपने जो लोन लिया है अर्थात आपने जो ऋण ली है, ठीक है, उसको आपको नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सार्वजनिक रूप से जो उधार लिया है उसको आप इसमें नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि वो आपकी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, इसलिए राजकोषीय घाटा आपको मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा सरकार की जो संपूर्ण जो लायबिलिटीज़ है उसको दिखाता है, क्योंकि सरकार के पास अगर 100 रुपया है और उसको खर्च 120 रुपया करना है और इस 20 रुपया को कहाँ से लाइएगा, ये 20 रुपया एक्स्ट्रा 20 रुपया कहाँ से आएगा, तो बोरोइंग करके आएगा। तो कह सकते हैं जब आपने बोरोइंग को हटा दिया, उधार की प्राप्तियों को हटा दिया, तो इसका मतलब है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो सरकार की बोरोइंग लायबिलिटीज़ या बोरोइंग को दिखाता है, सरकार की ओवरऑल ऋण को दिखाता है, ठीक है, देनदारी को दिखाता है सरकार की। इसमें भी कुछ होता है, आप ये जान लीजिए कि इसमें एक प्राथमिक घाटा भी आता है, क्योंकि प्राथमिक घाटा को आप कैसे जानिएगा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में आपको करना क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कुल जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, उसमें राजस्व घाटे का कितना भाग चालू के बजट के अलावा पिछले जो वित्त वर्ष में जो कुछ भी लिया गया था ऋण, उस ऋण पर ब्याज भी तो दिया गया है। तो उस ऋण पर जो ब्याज दिया गया है, उस ऋण पर ब्याज तो पिछले साल का है, तो इसमें उसको शामिल नहीं करना पड़ेगा। तो जो राजकोषीय घाटा होगा उसमें आपको राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज के भुगतान को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्याज भुगतान पिछली सरकार के द्वारा या पिछले वर्ष का है, ठीक है, तो आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। Okay, that's all for this video. Thank you.